नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार। संविधान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आप एलिगोरी ऑफ द कैव यानी गुफा की सीख के बारे में जानते हैं? ये प्लेटो की एक सीख है, दर्शन शास्त्री प्लेटो की। आज हम इसी की बात करेंगे। अगर आप एलिगोरी ऑफ द केव के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि इसे जानने के बाद आप वह नहीं रह जाएंगे जो अभी हैं। सच्चाई और जानकारियों की एक कीमत होती है, वह कीमत आपको चुकानी होगी। आप अभी भी सुन रहे हैं? चलिए जानते हैं गुफा की सीख को। असल में यह उन गहरी पहेलियों में से एक है जो यह बताती है कि हम जिस वास्तविकता को देखते हैं वह असली नहीं हो सकती। हम अपनी पहेलियों के हल में फंसे रहते हैं। जो हकीकत वास्तविकता की ओर एक धीमी यात्रा है, और इस तरह पहेलियाँ महज एक साधारण काम नहीं है, वे हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों की प्रतीक भी हो सकती हैं। भारतीय दर्शन हो या फिर पश्चिमी दर्शन, जीवन, वास्तविकता और सत्य की खोज पहेलियों के रूप में हमारे सामने आती है, और हम लगातार उन्हें हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि यह भी एक भ्रम है, यानी भ्रम को तोड़ने का भ्रम। उलझिए मत, इसे खोलते हैं। असल में गुफा की सीख, जो एलिगोरी ऑफ द केव है, जिसे प्लेटो की गुफा और गुफा की रूपक कथा भी कहते हैं, एक सिद्धांत दर्शाने वाली रूपक कथा है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध किताब रिपब्लिक में हमारे प्राकृतिक ज्ञान और अज्ञान पर रोशनी डालने के लिए इसे बताया है। यह कहानी प्लेटो के गुरु सुकरात और प्लेटो के भाई ग्लाउकोन के बीच हुई बातचीत के रूप में लिखी गई है। कहानी में सुकरात कहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों की कल्पना करो जो जीवन भर एक अंधेरी गुफा की किसी दीवार से जंजीरों के साथ बंधे हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और वे केवल अपने सामने वाली दीवार पर आग की रोशनी देख सकते हैं। अब यह समझो कि उस आग के सामने से कुछ चीज़ें निकलती हैं जिनकी परछाइयाँ उस दीवार पर पड़ती हैं। उन बंदियों के लिए केवल यह परछाइयाँ ही असलियत हैं, और वे इन्हें ही दुनिया की सच्चाई मानकर जीते हैं। प्लेटो ने कहा कि असल में इंसानों के लिए दुनिया कुछ ऐसी ही है, और दार्शनिक भी लोग हैं जो उस गुफा की कैद से मुक्त होकर परछाइयों के पीछे की सच्चाई देख पाते हैं। तो इस कहानी में सुकरात ने एक ऐसी स्थिति को बताया है जिसमें लोग जिसे सच्चाई या असलियत समझते हैं वो केवल भ्रम है। कहानी में सुकरात जब ग्लाउकोन से कहते हैं कि वह एक गुफा की कल्पना करे जिसमें कुछ बंदी बचपन से कैद हैं और उनके पूरे शरीर और सिर गुफा की एक दीवार से कुछ ऐसे जकड़े हुए हैं कि वे बिना सिर हिलाए केवल अपने आगे की दीवार ही देख सकते हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ी आग जल रही है और जिसके आगे एक चलने की जगह है। इस पर कुछ दूसरे लोग हैं, वे अपने सिरों पर अलग अलग आकृतियों वाली चीज़ें लेकर आग के आगे चलते हैं। बंदी, जो कैदी हैं, इन चीज़ों के साए यानी परछाइयाँ देखते हैं और इसके अलावा जीवन भर कुछ नहीं देखते। उन्हें यह परछाइयाँ ही असली चीज़ें लगती हैं। गुफा में लोगों के चलने से गूंजती हुई आवाज़ भी उन्हें इन परछाइयों की सच्ची आवाज़ें लगती हैं। अब यहाँ सुकरात एक दिलचस्प बात करते हैं। वे कहते हैं उन बंदियों के लिए वही व्यक्ति समझदार और प्रशंसनीय है जो यह बता सके कि अगली आने वाली परछाई कौन सी होगी। इसके आगे की कहानी और मज़ेदार होती है। जब सुकरात ने कहा कि कल्पना करो कि किसी ऐसे बंदी की बेड़ियां खोलकर उसे घूमकर असली चीज़ें देखने दी जाएं, यह आदमी उन चीज़ों को पहचान नहीं पाएगा और अभी भी वह यही मानेगा कि परछाइयाँ ही वास्तविकता हैं और इन चीज़ों से अधिक असली हैं। सुकरात ने कहा, अब आगे यह सोचें कि उस आदमी को आग देखने के लिए मजबूर किया जाए, तो क्या वह चौंधिया कर वापस अपने परिचित सायों की तरफ नहीं मुँह मोड़ लेगा? अगर उसे कोई घसीट कर गुफा से बाहर ले जाए तो क्या उसे घसीटने वाले पर गुस्सा नहीं आएगा? अगर उसे बाहर सूरज की रोशनी में ले जाया जाए तो क्या वह चीख कर परछाइयों को सच्चाई और इन नए दृश्यों को झूठ करार नहीं देगा? लेकिन कुछ देर बाद वह मुक्त होने का आदी हो जाएगा और देखेगा कि सूरज से परछाइयाँ पड़ती हैं और धीरे धीरे समझने लगेगा कि वह और उसके साथी हमेशा से परछाइयाँ देखते आए हैं जो रोशनी द्वारा वास्तव की चीज़ों से पड़ती है। कहानी में आगे सुकरात ने ग्लाउकोन से उस मुक्त आदमी की मनोदशा के बारे में सोचने को कहा जो वह अपने पुराने घर और उस समाज में ज्ञान की विजडम की परिभाषा के बारे में सोचेगा तो क्या वह खुद को सुखी और उनकी स्थिति को दयनीय नहीं समझेगा?
और उस समाज से आने वाली परछाइयों की भविष्यवाणियाँ करने के लिए दिए जाने वाले इनामों, आदर और प्रशंसा को क्या वह बेकार नहीं समझेगा? और अगर वह वापस वहाँ जाए तो अंधेरों की आदत ना होने से क्या वह उस समाज की नज़रों में छोटा नहीं हो जाएगा? क्या वह यह नहीं कहेंगे कि देखो, यह ऊपर गया और अपनी रोशनी, अपनी नज़र गवा कर लौटा है, इसलिए ऊपर जाने की कोशिश करना भी बेकार है। अगर वह किसी एक ऐसे व्यक्ति को किसी तरह पकड़ लें जो उन्हें मुक्त करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे मार ना डालेंगे? अपने पीछे की दुनिया से अनजान यह कैदी उस मुक्त व्यक्ति की नज़र, उसके ज्ञान को भ्रष्ट कहेंगे और उस हर बात से डरेंगे जिसे वह पहले से नहीं जानते। उन्हें यह मुक्त व्यक्ति मूर्ख और अक्षम लगेगा, क्योंकि वह कुछ देर के लिए अंधेरों में लौटने के बाद ठीक से परछाइयाँ नहीं देख पाएगा। असल में इस कहानी के पात्र आपके आसपास ही घूम रहे हैं। आपके बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके पिता, आपके कोई परिचित, आपके गांव शहर के लोग। जो जहां रह रहा है उसे वही सच्चाई लगती है, उसके अलावा सब कुछ झूठ। और अगर आप मानते हैं कि आपने सब कुछ जान लिया है तो यह भी भ्रम है। आपने सिर्फ दुनिया का उतना ही हिस्सा देखा है जितना आपके आगे की दीवार से आगे दिखाई देता है। इसे ही आपने पूरी दुनिया मान लिया है। आपका शहर, गांव, 10-20 और शहर, जिन 100, 200, 1000 या 10-20 हज़ार लोगों से आप मिले हैं अपने पूरे जीवन में, उसे ही आपने, उनके अनुभवों को ही आपने सच मान लिया है। लेकिन यह दुनिया तो अरबों लोगों की सच्चाई है। उसके पहले भी अभी जो 7-8 अरब लोग हैं, इनमें से कोई भी 100 साल पहले नहीं था, तो तब दूसरे अरबों लोग थे। यानी हम कुछ हिस्सा जानते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन वह पूरे सच का एक टुकड़ा भर होता है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। असल में जब हमारा दिमाग तेजी से काम करता है और हम नहीं जानते कि वह किस तरफ, किस दिशा में जा रहा है, तो हम बेचैन होने लगते हैं। हम असहज महसूस करने लगते हैं। इस बेचैनी, इस असहजता की बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इसे जाहिर करने का, इसे अभिव्यक्त करने का कोई साधन नहीं होता। दिमाग जिस तेजी से काम करता है, जितने बिंदुओं पर, जितने विस्तार से सोचता है, उसे किसी भी माध्यम से, किसी मीडियम से जारी नहीं किया जा सकता। इसे बताने का कोई साधन नहीं होता और ना ही कोई व्यक्ति होता है जिसे हम इस बेचैनी को साझा कर सकें। लोग कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। आपकी बेचैनी आपके दिमाग की उपज है। वो आपके अनुभवों, आपके ज्ञान, आपके विजडम का हासिल है। यह संभव ही नहीं है कि आप किसी और को यह जस का तस बता सकें, क्योंकि आप सच का एक हिस्सा जानते हैं और पूरे सच को जानना चाहते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह संभव नहीं है। ये मानसिक स्थिति हमें बेचैन करती है और फिर हम खुद को इससे हटाने के लिए, इस बेचैनी से बचने के लिए मामूली कामों में डूब जाते हैं, मामूली मसलों को हल करना चाहते हैं। इस संदर्भ में पहेलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहेलियाँ हमें क्यों आकर्षित करती हैं? इनमें ऐसा क्या है जो हम इन्हें हल करना चाहते हैं? असल में ये पहेलियाँ, ये छोटी छोटी उलझनें हमें मानसिक रूप से शांत रखती हैं, क्योंकि हम उन्हें हल करने में डूब जाते हैं और हमारे दिमाग की तेज गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो सोचने समझने वाले हैं वही पहेलियों में ज़्यादा उलझते हैं, क्योंकि दिमाग के जो असली सवाल हैं वो बेचैन करते हैं, वो डराते हैं। तो उनसे मुंह चुराने का, उनसे भागने का तरीका पहेलियाँ हैं। दार्शनिक तौर पर यह विचार हमें सार्त्र और हेडेगर जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिकों की याद दिलाता है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा संघर्ष अपने अस्तित्व को समझने और उसे व्यक्त करने का है। सार्त्र ने तो कहा ही है, मनुष्य स्वतंत्रता के लिए अभिशप्त है। यह स्वतंत्रता, दिमाग की, मस्तिष्क की स्वतंत्र सोच ही तेज गति से दौड़ने वाली चिंताओं का रूप ले लेती है। और जब हमारे पास इसे व्यक्त करने का कोई साधन नहीं होता, तो हम अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना करते हैं। इन हालात में इंसान विरोधाभास के जीवन को अपनाता है। हमारा दिमाग स्वतंत्र है और इसके बावजूद हम साधारण कामों में उलझ जाते हैं, क्योंकि वे हमें अस्थायी रूप से, फौरी तौर पर उस चिंता, उस स्वतंत्रता से मुक्त करते हैं जो अस्तित्व के साथ आती है। पहेलियों को हल करना इस कड़ी में मैनुअल यानी साधारण काम हो सकता है, लेकिन यह मानसिक शांति और संतोष का भी साधन बन जाता है। नींद से याद आते हैं, वह व्यक्ति जो कोई कारण नहीं देखता वह सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसका मतलब क्या है? और जब हमारे पास कोई निश्चित दिशा नहीं होती तो हम साधारण कामों में अपने दिमाग को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो पहेलियाँ ही नहीं, पेंटिंग, गीत, कविता या कोई भी कलाकर्म या जिसमें सौंदर्य की खोज शामिल होती है, हमारे अस्तित्व के इस गहरे संघर्ष को कुछ हद तक शांत करते हैं। पहेलियों के समाधान के सौंदर्यबोध की बात करें तो इमैनुएल कांट ने सौंदर्य को एक ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित किया है जो हमें बिना किसी बाहरी उद्देश्य के पसंद आती है।
पहेलियाँ भले ही साधारण हों, लेकिन उन्हें हल करने से जो संतुष्टि और सौंदर्यबोध पैदा होता है वह एक गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अनुभव का हिस्सा बन जाता है। यह केवल पहेली का हल नहीं होता, बल्कि उस हल को हासिल करने की प्रक्रिया में हम अपने अस्तित्व की कुछ चिंताओं से भी मुक्त हो जाते हैं। आर्थर शोपेनहावर इसे और आसानी से कहते हैं कि जीवन खुद ही एक बड़ी पहेली है। जब हम इस बड़ी पहेली को, इस जीवन को हल नहीं कर पाते, तो हम छोटी छोटी पहेलियों और कामों में उलझकर इसे अस्थायी रूप से भूल जाते हैं। और आखिर में यह भी कह सकते हैं कि मामूली दैनिक कामों में लगे रहना केवल मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं से बचने की एक कोशिश भी है जो हमें मुश्किल में, चिंता में डाल सकती हैं। जीवन की अस्तित्वाती संकट से मुंह मोड़ते हुए हम उन कामों की ओर जुट जाते हैं जो हमें तत्काल संतुष्टि और नियंत्रण देते हैं।